नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जो एसआई के लिए हमने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, इसमें आज डे 2 है हमारा। और जिसमें हम बात करेंगे आज हिंदी के जो वर्णमाला के एमसीक्यू हम कर रहे थे। ठीक है, ये एमसीक्यू लिखा हुआ है, बट हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, साथ में फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें, जिससे कि आपकी स्टडी एक अच्छी लेवल की हो जा रही है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज रहेगा हमारा लेक्चर सेकंड, जिसमें भी वर्णमाला की जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज होगी। मैंने पहले कहा था, नॉट ओनली फॉर एमसीक्यू सेशन। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू से नहीं आए, टॉपिक से बनते हैं। अगर टॉपिक समझ में आ गया तो एमसीक्यू को आप इजीली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज कुछ मैं आपको एक यहाँ पे देखिए स्वरों के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में बनते हैं। स्वरों की परिभाषा। अब स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन भी कभी कभी क्या होती है कि परिभाषा भी पूछ लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं, तो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो स्वर दो टाइप के होते हैं पहले हमारे। ठीक है, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, इन्हीं को लघु स्वर भी कहते हैं, इनको एक मात्रिक भी कहते हैं। ठीक है, साथ में दीर्घ स्वर, इनको गुरु स्वर भी कहते हैं, और ये द्विमात्रिक होते हैं। अब एक मात्रिक और द्विमात्रिक क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये भी डाल देता है कि एक मात्रिक, इनमें से एक मात्रिक स्वर कौन सा है, तो उसमें क्या करेगा, एक और डाल देगा, ई डाल देगा, ऊ डाल देगा, औ डाल देगा। तो एक मात्रिक मतलब जिसमें एक मात्रा होती है, और साथ में जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। कहने का मतलब ये है, देखिए ओ, आप जल्दी ओ बोलिए, ई ऊ जल्दी बोल दिया, बट हम बोलूंगा आ। देखिए आ की जो लय आ रही है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि टाइम लग रहा है, तो वो दीर्घ हो जाएगा। और जिसमें कम टाइम लग रहा है, समय कम लग रहा है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। मतलब ओ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। ठीक है, देखिए री तो नहीं हो रहा है ना, री हो रहा है ना, खाली री। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे, चार होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, या क्या करेगा, इनमें से तीनों को डाल देगा और एक डाल देगा आपका यहाँ से डाल देगा। ठीक है, तो बोलेगा इनमें से कौन सा एक मात्रिक नहीं है, तो अ ई उ हो जाएगा। बाकी जो दूसरा आ होगा वो हमारा क्या होगा, द्विमात्रिक होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये मैं करवाते रहूंगा धीरे धीरे। सेकंड है यहाँ पे द्विमात्रिक। अब द्विमात्रिक की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, वो हमें बता ही दिया मैंने, आ ई उ ए आई ओ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्विमात्रिक हो जाएंगे। तो ये हमारे 7 होते हैं। ठीक है, टोटल 11 में से हमारे 4 ही हो गए और 7 ही हो गए। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला हमारा था उच्चारण के लगने वाले समय के मात्रा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा हमारा है यहाँ पे रचना, संरचना, बनावट, निर्माण और व्युत्पत्ति के आधार पर। दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, स्वर मूल स्वर भी कहते हैं इनको, जड़ स्वर भी कहते हैं, नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं और बीजाक्षर स्वर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं बना होता है, मतलब स्वतंत्र है। आ अपना स्वतंत्र है, देखिए ओ क्या है अपना स्वतंत्र है, आ नहीं, क्योंकि आ में क्या हो रही है, मात्रा लग रही है। ई स्वतंत्र है अपना, ऊ स्वतंत्र है, री अपना क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, अब दूसरा है आपका संधि स्वर, कृत्रिम स्वर या फिर बनावटी स्वर के आधार पर। अब इसका क्या हो जाएगा, वे स्वर जो दो स्वरों की संधि मेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे अ प्लस अ आ हो गया, ई प्लस ई हो गया, ऊ प्लस ऊ हो गया बड़ा ऊ। ठीक है, अ प्लस ई आई हो गया। ठीक है, ए हो गया, फिर अ प्लस ए आई हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पे ये बनते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, इसमें भी दो टाइप है, सजातीय संधि स्वर जिनको मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, या फिर विजातीय संधि स्वर इनको संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहते हैं। जैसे सजातीय संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो एक समान स्वरों की संधि बनते हैं, जो मतलब एक समान स्वरों की संधि से बनते हैं। जैसे अ प्लस अ, देखिए एक समान से बन रहे आ, ई प्लस ई ऊ प्लस ऊ हो गया। ठीक है, आइए आपको समझ में आ गया होगा। अगला है विजातीय संधि स्वर। विजातीय संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो अलग अलग स्वर की संधि से बने होते हैं। जैसे देखिए अ अलग है, ई अलग है, तो आई बन रहा है। ठीक है, सॉरी ए बन रहा है, फिर अ प्लस आई बन रहा है, अ प्लस ओ बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए गुण संधि स्वर, ये दोनों आपके गुण संधि हो गए। वृद्धि संधि, जैसे देखिए अ से ओ वृद्धि हो रही है ना यहाँ पे मिश्रित। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, जीभ का भाग। अब देखिए जैसे अग्रभाग, तीन भाग होते हैं यहाँ पे देखा है, एक आपका अग्रभाग होता है, एक आपका मध्य भाग होता है, एक आपका पश्चु भाग होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि अग्रभाग वाला इसमें से कौन सा स्वर है, मध्य भाग वाला कौन सा है, पश्चु स्वर भाग वाला कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, जैसे आपका जीभ का जो आगे का भाग होता है ना, वो लगता है, तो उसको यहाँ पे अग्र स्वर कहते हैं, मतलब आगे से आवाज निकलती है। देखिए ई
ए ऐ, ये क्या होते हैं आपके री, ये आपके अग्र भाग में होते हैं, ठीक है, आगे से निकलते हैं, जीभ के आगे के भाग से बोले जाते हैं। अब मध्य में बोलेंगे तो जैसे हम, जैसे ओ हमारा क्या होता है, मध्य भाग से बोले जाता है ओ, ठीक है। तो जैसे इनको, इसको केंद्रीय स्वर का क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से केंद्रीय स्वर कौन सा है ये भी पूछ लेगा, तो इसको ध्यान रखना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा ऊपर उठता है ओ, ठीक है। आप बोल के देखिए, आपका बीच का जो मध्य भाग होगा ऊपर उठ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से इसको रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है। अगला है पश्चु भाग। और पश्चु भाग में क्या होता है, पीछे के भाग में मोस्ट ऑफ जो शब्द बोले जाते हैं वो पीछे के भाग से ही बोले जाते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उन्हें पश्चु स्वर कहते हैं। जैसे आ, देखिए आ, ऊ, ओ, औ, देखिए आपको खुद लग रहा होगा ये पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आगत ध्वनियाँ क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है, आगत ध्वनि कौन कौन सी है। तो अंग्रेजी भाषा की जो शब्द देवनागरी लिपि से प्रयुक्त हुए हैं उनमें एक ध्वनि का प्रयोग बहुतायत होता है, अतः इस ध्वनि को पश्च स्वर में रखा जाता है, ठीक है। सेम वे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 बताई गई है, ठीक है। इसमें री और लॉय को जोड़ दिया जाता है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। री का वर्तमान उच्चारण, अब री अगर लिखने को बोलेंगे, देखिए वर्तमान अभी क्या हो गया, आप चेंज धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर चीज़ का लिखने का बनावट चेंज हो रही है, हर चीज़ की यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए री हो गया, होने लगा, तथा इसका उच्चारण करते समय जिब्रा मुद्रा को स्पर्श करती है। यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 ही मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या, पहले पूछेगा स्वर कितने हैं तो 11 हैं, बट बोलेगा कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे 10 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को एक बार पढ़ना। देखिए जीभ के मुख्य आगे भाग, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग और टोटल संख्या दी हुई है। समृद्ध स्वर पूछेगा तो ई और ई हो जाएगा, ठीक है। पश्च भाग के अंदर ऊ हो जाएगा। अर्ध समृद्ध स्वर में ए ओ हो जाएगा। अर्ध विभ्रत स्वर हो जाएगा ए ओ, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब सेम में देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, मुंह के खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर हो जाएंगे और विभ्रत स्वर हो जाएंगे, ठीक है। अब समृद्ध स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य जो मुख होता है, ठीक है, सबसे कम खुलता है। जैसे ई ऊ री, इसे मुंह कम खुलता है, ठीक है, लगभग बंद रहता है, मतलब आप मुंह बंद करेंगे फिर भी आवाज निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसको आपके समृद्ध स्वर कहते हैं। विभ्रत स्वर क्या होंगे, जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है। जैसे आप देख सकते हैं आ, एक बार आ बोलिए आप लोग, आपका देखिए पूरा मुंह खुल रहा होगा, तो ये आपका क्या होगा, विभ्रत स्वर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी पढ़ते हैं ना, अपने आप को इस चीज़ों को रिलेट किया कीजिए, बोल उस वहाँ पे बोलिए कि जहाँ पे भी आप पढ़े, अगर लाइब्रेरी के अंदर गए तो वहाँ पे मत बोलिए, क्योंकि क्या होगा कि आसपास के बच्चे हंसने लग जाएंगे, ठीक है, मतलब जो भी है। बट आप जब भी रूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नहीं है, तो वहाँ पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। या अगर आपको आवाज़ नहीं भी निकालनी है तो आ एक बार बोलने का ट्राई कीजिए, आ मतलब बोला जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो इसको देखना थोड़ा सा। चलिए अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विभ्रत स्वर क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखिए। अर्ध विभ्रत की बात करता हूँ तो समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलना, अर्थात मुंह आधे से कम खुलता है, जैसे ए ओ ऐसे, ठीक है। और साथ में अर्ध विभ्रत में क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा मतलब थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज़्यादा खुलता है, कहने का मतलब ये है। तो ओ ए ऐ ओ इस टाइप से, ठीक है। तो ये थे आपके क्लियर। एक बार आप ये देखें, उच्चारण के शब्दों के आधार पर 6 भेद होते हैं। कंठ स्वर होता है ओ आ। तालव्य स्वर पूछेगा तो ई हो जाएगा। मूर्धन्य स्वर हो जाएगा तो आपका री हो जाएगा। ओष्ठ स्वर बोलेगा तो ऊ और ऊ हो जाएगा। कंठ तालव्य की बात करेगा तो ए ऐ हो जाएगा। और कंठोष्ठ स्वर बोलेगा तो ओ औ हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट, जैसे आप उन टोटल 25 को याद रखते हैं तो इनको भी याद रखना। इसको मैंने कल बताया था आपकी KTM 2, ठीक है। तो KTM 2 कंठ तालु मूर्धन्य दंत्य, ठीक है, इस टाइप से याद रखना इसको। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और भी है, देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी क्या पूछता है कि अयोगवाद ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जिनका क्या होता है, किसी वर्ण से योग नहीं होता है, अतः उन्हें अयोगवाद ध्वनियाँ कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, अयोगवाद ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो अंग अह, इनको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। चलिए अब अनुस्वार क्या होते हैं, एक बार आप अनुस्वार को देख लेना यहाँ पे, ठीक है। साथ में अनुशासिक क्या होते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से दोनों से निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे अनुश्वासिक कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है ये अनुश्वासिक सर, ठीक है। चलिए तो और विसर्ग आप सबको इसके बारे में पता होगा, विसर्ग आपके क्या होते हैं, ठीक है। और एक बार ये भी देख लीजिए, ओ आपके कंठ हो गए, ई तालव्य, ऊ ओष्ठ हो गया, री मूर्धन्य हो गया,
ए आई आपका कंठ तालव्य हो गया और ओ औ हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। चलो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हमने 56 क्वेश्चन करे थे, आज अब यहाँ से 57 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, ई चौ छ ज झ ण आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है या फिर ओष्ठ से होता है? तो किससे होता है? ये होता है आपका तालव्य से होता है। किससे होता है? तालव्य। देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, ई किसके अंतर्गत आता है? देखिए ई और ई किस में आ रहा है? आपका तालव्य आ रहा है। देखिए सीधे क्वेश्चन बना है यहाँ से, आप डायरेक्टली देखिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी भी पढ़िए। जो मैं आपको भेज रहा हूँ ये इंपोर्ट, मैं आपको एक साथ पूरी स्लाइड इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ते नहीं। अगर मैं आपको 2-2 स्लाइड करके दूंगा डेली तो आप, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये चैप्टर आपने अगर 10 दिन लगा के अच्छे से कर लिया तो आपका उसके बाद जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं एसआई में आपके वर्णमाला से, वो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी अच्छी खासी हिंदी के अंदर पकड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको 2-2 स्लाइड दे रहा हूँ। देखिए एक स्लाइड मैंने ये दी थी आपके लिए, ये वाली, और एक स्लाइड ये दी थी। इन दोनों स्लाइड को अच्छे से पढ़ लो, रट लो। ठीक है सॉरी, तो आपकी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे चीज़ों को दे रहा हूँ। एक साथ बर्डन होता है तो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? फिर से आ गया, गौ, झ, gnौ या फिर मौ। देखिए ऊपर भी दिया था आपका झ, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, य का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, दंत, मूर्धन्य या फिर तालु। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये आपका तालु होता है। योर ऑल ओवर। ठीक है, सौ का उच्चारण स्थान, अब सौ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, कंठ, तालु, दंती या फिर मूर्धन्य। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तालु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? टॉ, पौ, सौ या फिर कौ। देखिए तालव्य की बात कर रहा है तो तालव्य कौन सा हो जाएगा हमारा? अभी हमने देखा था। ठीक है, तालु, सौ हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है, चौ वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? देखिए पहले मैंने आपको बताया था, जैसे क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, ये क्या हो गया? हमें कंठ हो गए। उसके बाद तालु आते हैं। ठीक है, छ, ज, झ। ठीक है, तो ये हमारे किस में हो जाएंगे? तालव्य। किस में हो जाएंगे? हमारे तालव्य में हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। डॉ का उच्चारण स्थान क्या होता है? किसकी बात कर रहा है? डॉ की बात कर रहा है। ठीक है, नासिक्य, कंठस्थ्य, मूर्धन्य या फिर कंठ तालव्य। तो ये होता है मूर्धन्य होता है। ठीक है, 64वां है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए अब यानी अब जो याद करवाया था मैंने, के, टी, एम, डो, तो मूर्धन्य इसमें के अंदर आएंगी। अब इसमें ये क वर्ग हो गया, ये चौ वर्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो इसमें आता है वो कौन सा आएगा? ये आपका टॉ, कौन सा आएगा? टॉ वर्ग है। कौन सा? टॉ वर्ग, टॉ वाला आएगा। ठीक है, तो देखिए टॉ कौन सा है? ये नहीं, ये भी नहीं, ये देखिए टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ, ढ़। ठीक है, ये हमारा मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद करना है, टेबल को एक बार याद करना, ये क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। जिनका उच्चारण ऊपर से दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, दंती कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं या फिर अनुशासिक कहा जाता है? इनको कहा जाता है दंती कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से। अगर आप भी लगाइए, एकदम बोलने का ट्राई कीजिए, चौ, छ, जौ, झ। ठीक है, ये क्या है? आपके दंती हैं सभी। ठीक है, चलिए 66, अगला क्वेश्चन 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? अब दंत की बात करें, देखिए क होगा नहीं। ठीक है, कंठी होता है, छ भी नहीं होगा। अब देखिए तौ, थौ, दौ, धौ, ये क्या होती है? आपके दंते होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 67वां, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं है कह रहा है। देखिए मूर्धन्य क्या होते हैं आपके? देखिए मैं बताया था, के, टी, एम। ठीक है, चौ के बाद चौ, छ, जौ, झ हो गया आपका, टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ, नौ। ठीक है, तो टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ, नौ। ठीक है, तो आपके इसमें टॉ, ठॉ, डॉ कौन सा नहीं होगा? तो ये नहीं होगा आपका, यहाँ पे ढ नहीं होगा। ठीक है, 68वां है, टॉ वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? देखिए ये क्वेश्चन जो आप ये करवा रहा हूँ, ये सब आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, जितने भी स्वर हैं, व्यंजन है। ठीक है, एक एक करके हम देख रहे हैं और जिससे क्या होगी, एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ये क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं। तो टॉ वर्ग के किस प्रकार के व्यंजन है? टॉ की बात कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने करवाया था, टॉ क्या होता है? आपका मूर्धन्य होता है यहाँ पे। ठीक है, टॉ वर्ग का उच्चारण क्या है? ठीक है, जो टॉ वर्ग होता है, हम इसको टॉ को किससे किससे बोलते हैं? मूर्धन्य। किससे बोलते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ठीक है, उच्चारण की स्थान से बोल रहा है। देखिए सौ दंत्य, सौ मूर्धन्य, श्य तालव्य, च कंठ्य, कंठ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सही बोल रहा है, विकल्प शुद्ध होने की यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए श क्या होता है? आपका दंत्य होता है।
ठीक है। 71वां है, थौ किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ्य, तालव्य, दंत्य या फिर ऊष्म। तो तौ थौ दौ धौ नौ ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके दंत्य आते हैं, ठीक है। 72वां क्वेश्चन है, निम्न में से दंती वर्ण कौन सा है? दंत की बात कर रहा है, ठीक है। तो दंत होगा आपका टॉट, ये होगा तौ थौ दौ, ठीक है। चलिए अगला है, दौ ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है? जो दौ ध्वनि होती है, ठीक है, उसका उच्चारण आपका क्या होता है? तो ये होता है दंती होता है। अगला क्वेश्चन है, तौ वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है किसके बाद? तौ थौ दौ धौ नौ, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये फिर से आप किसमें आएंगे? दंत के अंतर्गत आएंगे। तौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तौ थौ दौ दौ, ये फिर से हमारा क्या सॉरी फिर से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? दंत हो जाएगा, नॉट तालु, ठीक है, दंत हो जाएगा। ये इसको ध्यान देना, ये गलत टिक हो गया में से जल्दीबाजी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 76वां क्वेश्चन है। अगला है 76वां, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? देखिए किसकी बात कर रहा है? दंत की बात कर रहा है। दंत कौन सा होता है आपका? लौ होता है, ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, हिंदी में ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है किसकी बात कर रहा है? ओष्ठ्य की बात कर रहा है, ठीक है। औ, थौ, भौ या फिर जौ, कौन सा हो जाएगा आपका? भौ, कौन सा हो जाएगा? भौ हो जाएगा। 78वां है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? ठीक है, तो ओष्ठ्य ध्वनि की बात करूंगा तो ये कौन सा जगह आपका? ऑप्शन नंबर 1 कौन सा जगह? तो क्या बोल रहा है? नहीं है कह रहा है ना, ठीक है, हाँ नहीं है कह रहा है। तो देखिए पौ फौ बौ भौ मौ होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ओष्ठ्य होते हैं, और चौ आपका नहीं होता है, ठीक है। 79वां क्वेश्चन है, हिंदी की बौ ध्वनि है, ठीक है। तो बौ भौ मौ क्या होता है? बौ भौ, ठीक है। तो ओष्ठ्य कौन सा हो जाएगा आपका? ओष्ठ्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन से? अब देखिए अंतःस्थ मैंने बताए थे आपके पास य र ल व, ठीक है। तो कौन सा जगह इसमें आपका? तो ए, य र ल व होते हैं ना आपके, 4 होते हैं, वो इंपॉर्टेंट स्लाइड थी वो, ठीक है। तो ये आपका ब हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, अंतःस्थ व्यंजन है, तो देखिए य व और र, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अर्धस्वर कौन कौन से? अब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? अर्धस्वर की बात कर रहा है। तो य और वो क्या होते हैं आपके? अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। 83वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है कह रहा है, ठीक है। क, च, ट या फिर य। तो स्पर्श व्यंजन आपका इसमें से कौन सा नहीं रहेगा? तो ये रहेगा र, य, सॉरी य नहीं रहेगा, ठीक है। 84वां है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? य, र, व, ये हमारे क्या होते हैं? होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आप अंतःस्थ कौन सा नहीं रहेगा? देखिए डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे, ब नहीं रहेगा, बाकी य, र, ल, व रहते हैं, ठीक है। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, ठीक है। तो अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है आपका य कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। य और व ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं, ये आपका पहला क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, पहला आपका सही पूछा था, ये सही हो जाएगा। आगे देखे थे, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, नहीं, गलत है ये। अवदेश का विग्रह औ प्लस देश होता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 नहीं, 8 नहीं 60 है, नहीं 60 नहीं है, टोटल कितने हैं? चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। ये 60 की बात कर रहा है, 60 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? ल, प, च या फिर ट। तो कौन सा हो जाएगा? डायरेक्टली दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये आपका ल हो जाएगा, ठीक है। 88वां क्वेश्चन है, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था के, टी, एम, 2, तो लास्ट वाला वो कौन सा होता है हमारा? ओष्ठ्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 25वां जो होता है वो आपका मौ होता है, इसको याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, और सेकंड और जो हमारे फोर्थ होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। और पहले के हमारे अघोष होते हैं, पीछे के हमारे 1 और 2 हमारे सघोष होते हैं, 3, 4, 5 हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं, ठीक है। आई होप आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 89वां क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? ओष्ठ वर्ण की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऊ हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? किसकी बात कर रहा है? अंतःस्थ व्यंजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि बाकी सिंपल होते हैं, बट ये अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पे पूछ लेता है बार बार, ठीक है। तो ये होते हैं य, र, ल, व, ये 4 होते हैं, ठीक है, इनको आप याद रखना। 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा जाएगा आपका? व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, र, ल, व, तो य हो जाएगा आपका।
य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये कौन से हमारे अंतःस्थय व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो श श श ह, तो ऑप्शन नंबर डी, इसको भी याद रखना। देखिए एक तो पूछता है कि अंतःस्थय व्यंजन कौन से हैं, तो ये आपके य र ल व ये हो जाएंगे। फिर पूछेगा ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आपका स और ह, ये चार। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 95वां क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से श व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन है? देखिए अभी मैंने बताया था, ये क्या हो जाएंगे आपके, किस टाइप के व्यंजन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके पास ऊष्म व्यंजन। कैसे हो जाएंगे आपके पास? ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 96वां क्वेश्चन है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ह श या फिर ल, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं होगा? ल नहीं होगा। ठीक है, 97वां क्वेश्चन है, स के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं हमारे। ठीक है, अगला है 98, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन? श और एक आपका ह भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऊष्म वर्ण है, जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो यहाँ पे कौन से होते हैं? तो स। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा नहीं होगा आपका? गौ यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है? लौ नहीं है, जौ नहीं है, मौ नहीं है, बट हो आपका ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, 102वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? किसकी बात कर रहा है? ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है, तो स श और ह, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 103वां क्वेश्चन है, श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? देखिए आप जो श्रेय लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें जो आप दो वर्णों को, कौन से वर्ण जो होते हैं वर्णों से मिलकर बना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें स और र, तो कौन सा स होता है? ये वाला स होता है। ठीक है, स और र से बन के बनता है श्रेय। अगला है, छ वर्ण किसके योग से बना होता है? आपके जो, देखिए आपने, मैंने बताया था आपके पास चार होते हैं करके। ठीक है, तो जो छ है, तो छ किससे बनता है? ठीक है, तो छ बनता है आपके पास क स, क और सौ से बनता है। किससे बनता है? क और सौ से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, देखिए चार बताए थे मैंने संयुक्त व्यंजन आपको। ठीक है, तो आपका देखिए त्र होता है, छ होता है, ज्ञ होता है, बट आपका य क्या होता है? संयुक्त व्यंजन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है स्र ब, देखिए आपका कौन सा होगा? स्र आपका यहाँ पे संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपकी कच्ची खासी प्रैक्टिस हो रही होगी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। अब देखिए ज्ञ कौन किससे बनेगा? जो ज्ञ बनता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप मतलब इसको टिक कर लेना, ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में दिखने वाला होगा। तो ज और अ, इससे क्या बनता है? आपका ज्ञ बनता है। ठीक है, 108वां क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अब किसकी बात कर रहा है? दो व्यंजनों के मिलाप को कह रहा है। ठीक है, जब दो व्यंजन यहाँ पे मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? एक संयुक्त व्यंजन बनता है। क्या बनता है? एक संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए छ आपका संयुक्त व्यंजन होता है, त्र आपका संयुक्त व्यंजन होता है, स्र आपका संयुक्त व्यंजन होता है, पर सौ आपका संयुक्त व्यंजन यहाँ पे नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, त्र किस वर्ण, जो त्र है आपका, ठीक है, ये किन वर्णों के सहयोग से बनता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो त्र बनता है आपका, ये त्र बनता है आपका त और र से। किससे बनता है? त और र से बनता है। ठीक है, देखिए लास्ट में कभी भी ये जो यहाँ पे हलंत लगाया है, ये लास्ट में हलंत नहीं आता है, कभी गलत होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये वाला यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है हिंदी के अंदर, ये नंबर यहाँ पे काट लेती है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है? अब देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने एक अल्प प्राण बताया था, एक देखिए एक मैंने महाप्राण बताया था। क्या बताया था? महाप्राण बताया था, और एक बताया था अल्प प्राण। तो महाप्राण 2 और 4 हमारे महाप्राण होते हैं, तो 1, 3 और 5 हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा अल्प प्राण है। देखिए अब पहला क्या, जैसे क है, ख है, गौ है, घ है और रौ है, तो इसमें जो ख है और जो घ है ये हमारे महाप्राण होते हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब अल्पप्राण पूछा था, तो क क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अल्पप्राण हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपने वो टेबल जो मैंने आपको टेलीग्राम भेजी हुई है, इससे पहले वीडियो में करवाई थी, अगर आपको पता है तो आप यहाँ से सभी क्वेश्चनों को ईजिली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है। किसकी बात कर रहा है, अल्पप्राण व्यंजन की यहाँ पे बात कर रहा है। ख, थ, च या फिर फ। तो ये हो जाता है आपका चौ। चौ आपका अल्पप्राण होता है, तो चौ, छ, जौ, झ, ठीक है। चलिए निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए अल्पप्राण में होता था 1, 3 और 5 अल्पप्राण होते हैं, 2 और 4 महाप्राण होते हैं। देखिए मैं ये बार बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं जितनी बार बोलूँगा आप रिपीट होंगे बार बार, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो 1, 3, 5 अल्पप्राण, 2 और 4 महाप्राण। तो अब यहाँ पे अल्पप्राण की बात करें तो एक देखिए ख क्या होगा, ख का आपका महाप्राण होगा, सेकंड आता है, क पहला आता है, ख सेकंड आता है। अब जो गौ हो जाएगा, तो गौ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि गौ क्या होता है आपका अल्पप्राण आता है। देखिए 1, 3, 5, तो तीसरे में आता है गौ। कैसे आता है, बहुत से को कैसे आता है, क, ख, गौ, घ, र। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपका गौ थर्ड होगा। तो खंड मैंने बताया था आपका क्या होगा, अल्पप्राण होगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 114वां है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब देखिए महाप्राण नहीं है कह रहे हैं, तो देखिए ख महाप्राण है क्योंकि सेकंड पे आती है, देखिए सेकंड, ठीक है। घ महाप्राण है, फोर्थ पे आती है। जौ, झौ, देखिए चौ, छ, जौ, झौ, ठीक है। इस टाइप से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका देखिए जो जौ होता है, जौ आपका क्या होता है, महाप्राण नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। आज के क्वेश्चन इतने रखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो करनी नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम 20-20 मिनट की वीडियो करते रहेंगे, तो ऐसे ही चैप्टर क्लोज मतलब कंप्लीट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को पढ़िए। प्रैक्टिस तो मैं करवा रहा हूँ, बट जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, मैं फिर से आज पीडीएफ भेज दूंगा इस पेज की, ठीक है, जो ये वाली थी। तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। तो आपका हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो वर्णमाला है, वो एक बार अगर आपने 5 दिन दे दिया इस चैप्टर को, तो कभी आप नहीं भूलने वाले, ठीक है। एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे आपका, ठीक है। चलिए, और इसी क्रम में इससे पहले जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बन चुकी है और जल्दी ही आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। रीजनिंग साथ में जीएस भी करवाएंगे और साथ में मैथ भी करवाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। अभी हिंदी और मेन जो हमारे पास 100 नंबर की हिंदी है, क्योंकि हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग 150 नंबर कवर करने का पहले ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम आगे की चीज़ों को लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।